हमारा जो टॉपिक है आज का वो है अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा कि एक्सेलरेशन अभिकेंद्र त्वरण जो होता है वो v² या फिर इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर होता है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो सेंटर की तरफ लगती है। पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है ना। v² ये है, r ये है, और एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ लग रहा है। ये आपका कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब न्यूटन के सेकंड लॉ पे आ जाइए। न्यूटन के सेकंड लॉ में एक कंसीक्वेंस निकलता है उसका, F इज इक्वल टू ma। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी पार्टिकल पे एक्सेलरेशन अप्लाइड है, उसके पास मास भी है, तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लगा होगा। फोर्स लगने से ही जो है ये एक्सेलरेशन डेवलप हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, तो उस एक्सेलरेशन में मास की मल्टीप्लाई अगर कर दें, तो इसका मतलब उससे हमें फोर्स मिल जाएगा। इसी फोर्स को कहा जाता है अभिकेंद्र बल। तो ये मैंने बता दिया कि कैसे हमें सेल्फ एक्सप्लेनेशन मिल जाता है कि एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा। अब डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी? तो अभिकेंद्र बल की डेफिनेशन बस इस तरह से लिख दी जाएगी कि जब कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में गति करता है, मूव करता है, तो उस केस में उसके ऊपर सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ एक बल काम करता है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। और ये बल जो है वो आवश्यक होता है पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाने के लिए। कहने का मतलब है अगर ये फोर्स अवेलेबल है, वो कहीं से मिल रहा है उसे ये चीज, तो वो सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा पाएगा। जैसे मान लिया, सपोज करिए मुझे यहाँ से अगर मुरादाबाद जाना है, तो उसके लिए किराया अगर 100 रुपए है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास कहीं से भी 100 रुपए आ जाते हैं, चाहे मैं कमाऊं, चाहे मैं चुराऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं, तो मैं मुरादाबाद तक जा सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं नहीं जा सकता। वही चीज यहाँ पे है, अगर पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन करना है तो उसको कहीं ना कहीं से ये अभिकेंद्र बल मिलना चाहिए। अगर ये मिलता है तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो जब भी सर्कुलर मोशन होगा, सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है जिसे हम कहेंगे अभिकेंद्र बल। ये लैंग्वेज लिख देंगे आप, ये अभिकेंद्र बल की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है ना। अब वैल्यू इसकी कितनी होगी, तो हम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये लिख देंगे यूजिंग F इक्वल टू ma, ठीक है ना। और वेयर a इक्वल टू, वी नो दैट a इक्वल टू क्या होता है, v²/r इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। इसको फर्स्ट मान लें ऊपर वाले को, तो सब्स्टिट्यूटिंग a इन फर्स्ट, तो a की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, mv²/r इज इक्वल टू, और r ओमेगा स्क्वायर रख दो, तो ये mr ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला, F इक्वल टू mv²/r इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। अब अगर कोई कहता है इसकी यूनिट बताओ, पहले तो स्केलर वेक्टर है, तो जाहिर सी बात है फोर्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ लगेगा। ये चीज मिल गई। यूनिट बोले तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन ही हो जाएगी, क्योंकि ये फोर्स है। कोई बोले डायमेंशन निकालो, तो डायमेंशन या तो फोर्स की डायरेक्ट मालूम है तो mlt-2 लिख दीजिए, नहीं तो आप इस फॉर्मूले से भी निकालना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मास के लिए m लिख देंगे, वेलोसिटी lt-1 का स्क्वायर अपॉन l, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा ml² t-2 अपॉन l। l से एक l कटेगा, तो ये आपका जो है वो mlt-2 वही चीज आ जाएगी। तो चाहे आप फोर्स का ma से निकालें, चाहे आप mv² से निकालें अपॉन r से, चाहे आप mr ओमेगा स्क्वायर से निकालें, डायमेंशन सेम आनी है। अब अभिकेंद्र बल के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, डेली लाइफ में क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो देखिए, नेचर में अगर ये कहीं पर आपको सर्कुलर मोशन दिख रहा है, तो इसका मतलब अभिकेंद्र बल उसे कहीं ना कहीं से मिल रहा होगा। कहाँ से मिल रहा होगा, तो कुछ सिचुएशंस हम देखते हैं कि जहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने के लिए अभिकेंद्र बल कैसे मिलता है। सबसे अच्छा एक मोशन होता है ग्रहों की गति, ग्रहों या उपग्रहों की गति। पहला एग्जाम्पल है ग्रहों व उपग्रहों की गति। तो देखिए इसमें क्या है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे नोट कर सकते हैं। तो ग्रह या उपग्रह, मतलब ग्रह भी चक्कर लगाएंगे तो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, ठीक है ना। ये प्लैनेट हो गया ये आपका, और ये सन हो गया, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और अगर प्लैनेट्स सैटेलाइट्स की बात करें तो वो ग्रह के चारों ओर, प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे। बहरहाल दोनों में इस केस में कोई भी डिस्कस करें, तो देखिए यहाँ पे सन और प्लैनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है, सन जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है प्लैनेट के ऊपर, तो वही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यानी कि गुरुत्वाकर्षण
बल जो है वही इसको अभिकेंद्र बल प्रोवाइड करता है। और उसी अभिकेंद्र, ये देखिए v वेलोसिटी से चल रहा है और ये अभिकेंद्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है वही इसको अभिकेंद्र बल प्रोवाइड कर रहा है, और इसलिए जो है ये सर्कुलर मोशन यहाँ पे कर पा रहा है। कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जब सन पृथ्वी को अट्रैक्ट कर रहा है तो पृथ्वी सन में घुस क्यों नहीं जाती, अट्रैक्ट होके वहां क्यों नहीं चली जाती। तो देखिए वही बात है कि अभिकेंद्र बल लग तो रहा है, लेकिन वो अभिकेंद्र बल आपका जो है वो, सॉरी, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, लेकिन वो आपके पास जो है वो अभिकेंद्र बल में खर्च हो जा रहा है। जैसे मान लिया, सपोज करो आपके पास आपको 100 रुपए इनकम हो आपकी, और 50 रुपए जो है वो आपके वैसे ही चले जाएं, नौकरी के आने जाने में चले जाएं, तो आपके पास अगर 100 रुपए मिले भी नौकरी में तो उनका फायदा क्या है, 50 रुपए तो आपके वैसे ही खर्च हो जा रहे हैं ना। तो अब आपसे कोई कहे तुम्हें तो 100 रुपए मिलते हैं, ये 50 कहाँ से रह गए, तो आप सीधे यही बताओगे 50 तो मेरे वहां चले गए, आने जाने में चले गए। अब कोई ऐसी नौकरी करता हो जिसमें 100 ही आने जाने में चले जाए नौकरी पे, और 100 ही रुपए उसकी इनकम हो, हालांकि वो अलग बात है, ऐसी नौकरी नहीं करेगा कोई, लेकिन 100 ही रुपए का खर्चा हो, 100 ही रुपए कमाए, तो फिर क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, खाली रहेगा बिल्कुल। तो यही वजह है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण तो लगता है, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण उसको अभिकेंद्र बल प्रोवाइड करने में खर्च हो जाता है, इसलिए उसका इफेक्ट जो है वो इस तरफ जो आना चाहिए वो इफेक्ट नहीं दिख पाता है। अगर मैं इसे रोक दूं एक बार और रोक के छोड़ दूं, तो उस केस में देखिए अब सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है फिर वो इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। अभिकेंद्र बल यहाँ पे कहाँ से मिल रहा है, हमेशा ध्यान रखिए, अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं होता है, ये किसी न किसी पुराने फोर्स से ही आपको मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था, उसने हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया, और तब जाकर के हमें जो है वो ये इस पे सर्कुलर मोशन में मूव कर पाया। तो अगर ग्रहों की गति आ जाए तो उसमें वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, और अगर उपग्रह की गति आ जाए तो वो प्लैनेट के चारों तरफ, प्लैनेट का अट्रैक्शन उसके ऊपर लग रहा होगा। तो ये पहला एग्जाम्पल था हमारा ग्रहों व उपग्रहों की गति। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसी से मिलता जुलता है। नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति। ये देखिए, अब यही न्यूक्लियस, आप प्लस न्यूक्लियस बना लीजिए और एक इलेक्ट्रॉन बना लीजिए, और ये भी वेलोसिटी से चल रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये भी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो ये कैसे सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करता है, तो यहाँ भी हमारा सेम कंसेप्ट काम करता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, यानी कि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल था, यहाँ पे वैद्युताकर्षण बल जो है, वो वैद्युताकर्षण बल आपका जो है वो अभिकेंद्र बल प्रोवाइड करता है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कल में चक्कर लगा पाते हैं। बिल्कुल जैसे वहां पे प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के केस में अब गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन काम करता है, ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो काम करता है, जिस वजह से ये सर्कुलर मोशन में मूव कर पाते हैं। तीसरा देखते हैं फिर हम, डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति। मतलब क्या है, हमने क्या किया, एक रस्सी में पत्थर बांधा और उसे पत्थर को ऐसे ऐसे हाथों से जो है वो घुमाने लगे, ठीक है ना। तो वो पत्थर, मान लिया सपोज यहाँ से हम घुमा रहे हैं इसे, ये पत्थर जो है इस तरह से इधर की तरफ सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है। तो आप ये फील करेंगे कि जब आप इसको ऐसे घुमाते हैं तो आपको एक कॉन्स्टेंटली जो है वो धागे को अंदर की तरफ खींचना पड़ता है, यानी कि जो आप इसमें एक कहने का मतलब इन द फॉर्म ऑफ टेंशन या तनाव के फॉर्म में जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं, वही फोर्स जो है वो एक्चुअली अभिकेंद्र बल प्रोवाइड करता है, और इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाता है। अब आपके फोर्स लगाने से वो अंदर क्यों नहीं आया, तो फिर वही रीजन है, क्योंकि आपका जो चूंकि वो मोशन में है, ठीक है ना, इसलिए वो अंदर की तरफ नहीं आ पाता है, बल्कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। अब यहाँ पे एक नई बात ये भी आती है कि अगर मान लिया सपोज करिए किसी टाइम पे हमारे हाथ से डोरी छूट जाए या फिर ये डोरी टूट जाए, तो क्या होगा। तो देखिए, जैसे ही डोरी टूटेगी उससे जो हम टेंशन अप्लाई कर रहे हैं वो गायब हो जाएगा, और उस टाइम पे जो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, पार्टिकल तुरंत सीधा उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब अगर हम हाथ से ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं और एकदम से छोड़ दें उसे,
तो उस समय छोड़ते समय जिस पॉइंट पे वो था उसी पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फिर वो सीधा स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि अब उसे अभिकेंद्र बल देने वाला जो हमारा फोर्स था वो नहीं रह गया है, इस वजह वो इससे वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चला जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लिया यही चीज हम वहां पे देखें, मान लिया सन है और ये अर्थ है, और ये सन और अर्थ के बीच में ये अट्रैक्शन लग रहा है और इस वजह से अर्थ घूम रही है। मान लिया सन गायब हो जाए, तो सन गायब होने के बाद अर्थ का क्या होगा? तो जाहिर सी बात है सन के गायब होने के बाद जो है वो अर्थ जो है वो अपने जिस पॉइंट पे रही होगी, जिस वेलोसिटी से चल रही होगी उसी वेलोसिटी से और स्ट्रेट लाइन पाथ पे कंटिन्यूअस इस तरह से चलने लगेगी। तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो किसी और बड़े प्लेनेट या किसी और बड़े स्टार के कांटेक्ट में आकर के उसके चारों तरफ रिवॉल्व ना करने लगे। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि सन के गायब होने के लगभग 8 मिनट्स 10 सेकेंड्स से लेकर के 8 मिनट्स 22 सेकेंड्स तक के टाइम के बाद अर्थ ऐसा करना स्टार्ट करेगी। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो डेवलप होता है, जिन पार्टिकल्स के एक्सचेंज से वो डेवलप होता है वो होते हैं ग्रेविटॉन्स, और जो ग्रेविटॉन्स इसके बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं लगभग उनको चलने में लाइट की स्पीड से चलते हैं वो, तो इनके एक्सचेंज होने में 8 मिनट्स 10 सेकेंड्स का टाइम लगता है। कहने का मतलब है सन के गायब होने के बाद भी अर्थ के ऊपर ग्रेविटॉन्स जो हैं वो 8 मिनट तक पहुंचते रहेंगे, इसलिए अर्थ को 8 मिनट तक मतलब ऐसा एहसास रहेगा कि सन है उसके सामने। जैसे मान लिया यही क्वेश्चन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, सन एकदम से गायब हो जाए तो अर्थ के ऊपर लाइट अंधेरा कितनी देर में छाएगा? तो आप ये सोचिए सन गायब हो गया, लेकिन उससे जो गायब होते टाइम जो उससे पहले लाइट निकली थी वो तो अभी रास्ते में ही चलते हुए आ रही है ना। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप ये समझ लो जो कि मतलब जैसे मान लिया आपने घर का मेन वॉल्व बंद कर दिया पानी का, तो घर का मेन वॉल्व बंद करते ही टंकी में पानी गायब नहीं हो जाएगा, वो टोटी में तब तक आता रहेगा जब तक कि रास्ते में जो भरा हुआ पानी है जब तक वो नहीं गिर जाता। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूं? जो निकल चुका है वहां से वो तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। जैसे मान लिया डैम से पानी आ रहा है, नदी में या नहर में पानी आ रहा है, अब डैम में एकदम से बंद किया पानी, तो क्या आपके जहां नहर पे खड़े हो आगे 10 किलोमीटर आगे नहर पे, तो क्या पानी सूख जाएगा एकदम? पानी तब तक आता रहेगा जब तक कि जो छोड़ा जा चुका है पानी वहां से, वो जब तक आपके 10 किलोमीटर का रेंज क्लियर नहीं कर लेता तब तक वो जो है वो गायब नहीं होगा वहां से पानी। तो सेम ऐसे ही ये इन क्वेश्चंस का आंसर अगर हम दें तो इतने टाइम तक जो है वो उसको एहसास रहेगा, सारे फंक्शनिंग जो है वो उसी हिसाब से होती रहेंगी। ठीक है ना। तो ये चीज अब की एक और हो गई। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभिकेंद्र बल का एग्जाम्पल हमारा तीसरा और चौथा 2 पॉइंट है, इनमें ज्यादा अच्छे तरह से देखा जाता है। एक है मोड़ पर साइकिल सवार का झुकना। तो झुकना तो बात की बात है, मोड़ पर साइकिल सवार का मुड़ना ये देखेंगे हम। ठीक है ना। और मोड़ पर कार बस ट्रक इनका मुड़ना। तो ये दोनों एग्जांपल्स में क्या होता है कि जैसे मान लिया सपोज करिए ये सड़क जा रही है और हम इस पे सीधे चले जा रहे हैं। पहले आप सीधी सड़क का एग्जांपल देखिए। तो जब टायर हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा, घर्षण बल लगेगा, और ये बल इसके चलने के लिए जरूरी भी है एक तरह से। लेकिन जब मोड़ आता है, मान लीजिए सपोज करिए मोड़ ऐसे आने लगा, तो ये टायर जो है चूंकि जड़त्व के नियम के हिसाब से ये अपना क्या करना चाहता है कि स्ट्रेट लाइन पाथ में ही चलना चाहता है इस डायरेक्शन में, लेकिन हम क्या करते हैं इसे जो है वो इस तरफ मोड़ देते हैं, मोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। टायर जो है आप ये मान के चलिए टायर जैसे ऐसे जा रहा था, ठीक है ना, अब वो तो उसकी टेंडेंसी ऐसी थी लेकिन हम उसे इधर जब बात पे ले जा रहे हैं, तो कहने का मतलब है उसकी टेंडेंसी रहती है, हम मोड़ तो दिया है लेकिन उसकी टेंडेंसी ये रहती है कि वो जो है हमेशा थोड़ा सा मतलब बाहर की ओर जाने की कोशिश करता रहता है। तो इस बाहर की ओर जाने की कोशिश करने के वजह से उस पे अपोजिट डायरेक्शन में ये एक फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल काम करने लगता है। तो मतलब जब भी टायर जो है वो सड़क पे थोड़ा सा मुड़ेगा उसके ऊपर जो है वो अंदर की तरफ एक घर्षण बल काम करने लगता है, और ये घर्षण बल क्या करता है, अभिकेंद्र बल देता है, और वो अभिकेंद्र बल जो है उसकी वजह से ये गाड़ी जो है या टायर जो है वो सर्कुलर मोशन कर पाता है। लेकिन बात वही है कि ये अभिकेंद्र बल, ये घर्षण बल इतना कम होता है कि अभिकेंद्र बल इतना कम मिल पाता है कि ये गाड़ी की स्पीड जो है यहाँ पे बहुत स्लो हो जाती है।
अगर आप स्लो नहीं करेंगे मोड़ पर, और तो उस केस में क्या होगा, घर्षण बल मैक्सिमम लिमिट तक लगने लगेगा जा करके, और उस केस में टायर जो है आपके जल्दी घिस जाएंगे। जितना भी घर्षण बल मैक्सिमम लग सकता है उतना लगेगा, और फिर भी नहीं लग पाता है तो फिर उस केस में गाड़ी जो है वो, ऐसा नहीं है कि वो घर्षण बल की लिमिट है, घर्षण बल मतलब अनलिमिटेड है, घर्षण बल की अपनी लिमिट है, उतना ही मैक्सिमम लगेगा। अदरवाइज आप तब भी अगर डिटेल में मतलब अब तब भी स्पीड में चलाते हैं गाड़ी, तो फिर आपकी गाड़ी जो है स्किड करने लगेगी। स्किड करने का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सपोज करिए घर्षण बल की लिमिट जो है वो 10 न्यूटन की है, बस इससे ज्यादा नहीं लग सकता फॉर एग्जाम्पल, और मोड़ काटने के लिए आपको जो है वो सपोज अभिकेंद्र बल मान लिया mv²/r है अभिकेंद्र बल। इसमें देखिए आप गाड़ी का द्रव्यमान ये कांस्टेंट हो गया, एक बार गाड़ी जितनी लोडेड है वो तो उतनी ही लोडेड रहेगी, और रेडियस, सड़क मुड़ चुकी है, बनाई जा चुकी है सड़क एक बार, तो इसका जो सेंटर होगा, मान लिया सर्कल कंप्लीट करिए जहां सेंटर है, तो रेडियस भी उसकी जो है वो कांस्टेंट है। तो अब बात आती है वेलोसिटी पे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी, अब देखिए आपको घर्षण बल अगर 10 न्यूटन का मिल सकता है, मान लिया मैक्सिमम, आप मैक्सिमम 10 न्यूटन का घर्षण बल अगर यूज कर लें, तो इसके हिसाब से वेलोसिटी आपकी देखिए, अगर ये 10 कांस्टेंट फिक्स कर दिया आपने, तो ये वेलोसिटी भी फिक्स्ड हो जाएगी। सपोज ये वेलोसिटी मान लिया 20 किलोमीटर पर आवर निकल के आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गाड़ी को 20 किलोमीटर पर आवर से चलाएंगे, तो ये अपना मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन का यूज करेगी, और उस केस में जो है ये मोड़ काट लेगी, और आपके टायर जो है काफी ज्यादा घिसेंगे। अगर आप 20 से कम पे चलते हैं, 20 से कम यानी कि मान लिया 15 पे चलते हैं, तो यानी कि इसकी अब आपकी रिक्वायरमेंट जो है 10 की कम हो करके आपको अभिकेंद्र बल कितने का चाहिए, मान लिया 8 न्यूटन का चाहिए, तो घर्षण बल भी आपका 8 न्यूटन का लगेगा, और आप मोड़ आसानी से काट लेंगे, और आपके टायर भी थोड़ा सा सेफ रहेंगे, कम घिसेंगे। बात को समझिए, नहीं समझ में आए और या फिर वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको रिवाइंड करके देखिए बार बार, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर आप और कम से चलते हो, आराम आराम से 10 से चल रहे हो, आपको मान लिया 5 न्यूटन का ही फ्रिक्शन चाहिए, तो 5 का फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होता है, जितना चाहिए उतना ही लगता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड अमाउंट में लगेगा। अब मान लिया सपोज करिए हम 20 की लिमिट से नहीं चल रहे हैं, मान लिया सपोज करिए हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने पे क्या होगा, अब फ्रिक्शन तो 10 ही न्यूटन का मिल पाएगा आपको, इससे ज्यादा तो मिल नहीं सकता, और रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पे हो रही है, सपोज करिए 40 किलोमीटर पर आवर से आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे 60 न्यूटन की हो रही है, इतना भी केंद्र बल चाहिए, और ये जो है आपका फ्रिक्शन से मिल नहीं पा रहा है, तो क्या होगा उस केस में। अब देखिए आपका मास आप बदल नहीं सकते, वेलोसिटी आप जबरदस्ती 40 की चलाए हुए हो गाड़ी अपनी, तो होगा क्या कि ये आर फिर बदलने लगेगा, ठीक है ना। 60 अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गई है, तो आर को फिर जो है वो ये इस तरह से एडजस्ट होगा कि ये 60 न्यूटन जो है वो जितना आपको फ्रिक्शन मिल पा रहा है उतने पे ही लौट आए। तो इस अभिकेंद्र बल के रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए हमारे पास जो रेडियस है वो बढ़ने लगेगी, ताकि आपका फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन ही ओवरकम कर पाए, फ्रिक्शन ही आपका काम पूरा कर ले, इसलिए आपकी अपनी रिक्वायरमेंट को घटाने लगेगी। और इसमें क्या होगा, रेडियस बढ़ने का मतलब होगा कि जो ये रास्ता इतना बनाया गया था, अब रास्ते का रेडियस बढ़ने लगेगा। रास्ते का रेडियस बढ़ने का मतलब क्या है, रास्ता नहीं बदलेगा, आपकी गाड़ी जो है, आप, मैं थोड़ा साफ कर दूं डायग्राम, सड़क पे जो आपकी गाड़ी ऐसे रास्ते पे जानी थी, अब वो रास्ता आपका ऐसा होने लगेगा। कहने का मतलब है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपकी त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी, यानी कि गाड़ी कोशिश करेगी कि जो उसको अवेलेबल है 10 न्यूटन का फ्रिक्शन, तो वो अपनी ही रिक्वायरमेंट को उस हिसाब से घटा ले, क्योंकि आप स्पीड कम नहीं कर रहे हो, तो रेडियस बढ़ने लगेगी, यानी कि गाड़ी जो है अपना रास्ता छोड़ के और दूसरी तरफ जाने लगेगी, दूसरी तरफ। और अगर सड़क के किनारे मान लिया सपोज करिए आपकी जो है वो, सड़क के किनारे मान लिया सपोज करिए आपकी जो है वो खाई आई खुदी हुई है, तो उस केस में वहां पर जाकर के वो गिर भी जाएगी, या अगर थोड़ा कच्चा रास्ता है तो उसमें उतर आएगी। इस चीज को कहा जाता है स्किडिंग। जो गाड़ी है आपकी स्किड करने लगेगी, मतलब अपना रास्ता छोड़ के वो फिसल करके दूर की तरफ जाने लगेगी। जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा कि एकदम से मान लिया सपोज करिए बहुत तेज स्पीड में जा रही है गाड़ी, और एकदम से क्या होता है कि कोई आ जाए सामने,
तो वो क्या करते हैं, एकदम से स्टीयरिंग मोड़ते हैं, और स्टीयरिंग एकदम से मोड़ने की वजह से वो गाड़ी जो है वो टर्न पूरा तो ले नहीं पाती, सीधी ही डायरेक्शन में और घूमती हुई उस तरह से, बिल्कुल एकदम घूमी हुई डायरेक्शन, घूमी हुई स्थिति में, और इस तरह से आगे की तरफ फिसलती हुई चली जाती है। तो वो ये है कि तेज स्पीड पे मोड़ काट दिया उन्होंने, और तेज स्पीड में मोड़ काटने की वजह से रेडियस बढ़ने लगी, और रेडियस बढ़ने की वजह से गाड़ी जो है, देखिए फिजिक्स के लॉज तो अपने हिसाब से काम करेंगे ही करेंगे, आप कुछ जबरदस्ती करोगे उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं और नजर आएगा आपको। तो इसलिए इन लॉज को ढंग से समझ लीजिए कि मोड़ पर कार बस का मुड़ना और ये इनका मुड़ना, ये सब कैसे हो पाता है, ये सब फ्रिक्शन की वजह से हो पाता है, और फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट होता नहीं है कि वो ये काम कर पाए, हमें या तो बहुत स्लो होना पड़ेगा वहां पे। हम अब क्या करेंगे, स्लो भी नहीं होना चाहते हैं, हम तेज चलना चाहते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो मोड़ भी काटना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर क्या करा जाता है, मोड़ पर साइकिल सवार वगैरह ये थोड़ा सा झुक जाते हैं, और गाड़ी कार बस ट्रक झुक नहीं सकते, तो इनके लिए रोड झुका दी जाती है। तो अब हम अगले वीडियोस में ये देखेंगे कि मोड़ पर साइकिल सवार को तेज गति से मोड़ने के लिए झुकाया कैसे झुकता है, उससे क्या फायदा होता है, और कार बस ट्रक वगैरह मुड़ते हैं तो उससे क्या फायदा होता है। इन दोनों चीजों के बारे में जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।